नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम चित्रांशु है और आज इस सेशन में हम अपनी हिस्ट्री की उसके रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसी चैप्टर मुगल एम्पायर पर आज कुछ और नए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के सेशन में हमने अकबर, जहांगीर और इसके बाद शाहजहां के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो औरंगजेब और इसके बाद मुगल एम्पायर के डिक्लाइन पर रहेगा। साथ ही साथ आज के सेशन में कुछ प्रश्न आपको मुगल एम्पायर से संबंधित प्रशासन के पक्ष से भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको आज के सेशन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि शाहजहां के बल्क अभियान का क्या उद्देश्य था। आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां ने भारत से बाहर बल्क में भी एक अभियान भेजा था, जो कहीं न कहीं इतिहासकारों के एक बड़े वर्ग के अनुसार उसकी एक भूल सिद्ध होती है। तो इस अभियान के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन इसके उद्देश्य पर ये प्रश्न आप पर बेस्ड है और यहाँ पर कह रहा है पहला ऑप्शन, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू-दरिया पर निर्धारित करना और मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे करना। ये 4 अलग-अलग कारण बताए गए हैं और इसमें कोई एक कारण आपका सही है। जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि बाबर का संबंध काबुल से है और काबुल को मुगलों ने कहीं न कहीं अपनी मातृभूमि माना था और ऐसे में काबुल और इसके पहले समरकंद और फरगना को कई बार कारण बताया जाता है कि मुगलों ने कई अभियान वहाँ वापस भेजे ताकि उस मातृभूमि को वो अपने मुगल शासक साम्राज्य में ला सकें। लेकिन अगर हम वास्तव में शाहजहां के बल्क अभियान के बारे में चर्चा करें, तो ये अभियान उस क्षेत्र विशेष को जीत कर मुगल साम्राज्य में मिलाने पर फोकस नहीं था, बल्कि यहाँ पर काबुल को जीतने से बल्ख और जो बदख्शां हैं, ये जो राज्य हैं, ये राज्य शाहजहां चाहता था कि भारत के मित्र राज्य बन जाएं। तो एक कारण ये है कि इस बीच के स्टेट्स को जीतने से या को मित्रता से करने से जो भारत और ईरान दो बड़े साम्राज्य आमने सामने आ रहे थे, वहां पर एक तरह की न्यूट्रल कंडीशन स्टेब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर शाहजहां का जो मुख्य उद्देश्य अभियान का नजर आता है वो क्या है कि ये काबुल की सीमा सटे इन क्षेत्रों को जीतकर इन्हें एक मित्र शासक के रूप में स्थापित करना चाहता था, ना कि इन पर अधिकार करना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? ए हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही उत्तर। तो कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, बल्कि थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगला प्रश्न एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक साधारण सा प्रश्न जहां पर कह रहा है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किस स्मारक में या किस स्थापत्य में। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो सल्तनत काल की स्थापना है वहां पर जो टर्म यूज होता है वो है इंडो इस्लामिक। जहां पर पहली बार भारत की स्थापत्य कला, जो प्राचीन भारतीय गौरव है, वो कल्चर इस्लामिक कल्चर के साथ मिलता है और एक नई वास्तुकला, एक नई स्थापत्य कला का जन्म होता है, जिसे हम इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला या हिंद स्थापत्य कला के नाम से जानते हैं। लेकिन मुगलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरानी टच हमको ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर भारत में पहले ऐसे स्थापत्य की हम बात करें तो वो ताजमहल है, जिसमें कहीं ना कहीं मीनारों का प्रयोग ये ईरानी ईरानी वास्तुकला का उदाहरण है। गुंबद के ऊपर जो सजावट है वो भी कहीं ना कहीं ईरान का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का आंसर आपका सही क्या होगा? ए होगा ताजमहल, क्योंकि यहीं पर भरपूर मात्रा में सभी कला के प्रयोगों को दर्शाया गया है। फिर वो भारतीय हो, मुगल हो, ईरानी हो, या फिर आपके जो ट्रेडिशनल आपके इस्लामिक कल्चर है उसकी बात की जाए, उन सबको मिलाकर एक बेहतर नमूना पेश किया गया है ताजमहल के रूप में। तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा क्या? ए होगा ताजमहल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन आपसे मैच करने को कह रहा है। आपको दो अलग अलग कॉलम्स को मैच करना है और सही कूट का चयन करना है। एक तरफ बाएं ओर आपको कॉलम में एक स्मारक दिया गया है, मॉन्यूमेंट दिया गया है, और दूसरी ओर निर्माता दिए गए हैं और इन चारों के आंसर उन्हीं के आमने सामने कहीं लिखे हुए हैं। आपको आपस में मैच करना है कि किस शासक ने किस स्थापत्य को स्थापित किया और इसके बाद जो भी सही क्रम ABCD के अकॉर्डिंग बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना है। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है अलाई दरवाजा, दिल्ली। आपको पता होना चाहिए जो अलाई का शब्द अला है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही निकला है। तो ऐसे में इसका सामने ही आंसर दिया गया है ए का 1। इसके बाद बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी,
ये अकबर के समय बनता है और इसका अपना अलग इतिहास है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय 1572 के बाद बनवाया। तो कुछ का मानना है कि अकबर ने दक्षिण विजय के बाद इस दरवाजे को बनवाया। खैर जो ही मत रहा हो, अकबर के द्वारा ही इस शहर की स्थापना भी हुई और अकबर के द्वारा ही कहीं ना कहीं इस फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे की भी स्थापना की जाती है। इसके बाद नंबर 3, मोती मस्जिद आगरा। तो मोती मस्जिद की अगर हम बात करें तो ये आगरा में बनवाया था किसने? शाहजहां ने ही। तो ये भी आपका सही है, सामने ही दिया गया है। और मोती मस्जिद दिल्ली, 2 मोती मस्जिद हैं। दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है वो बनवाई है औरंगजेब के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी के निर्माता जो हैं वो उसी स्मारक के सामने ही दे दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप कूट का चयन करेंगे तो आपका जो कूट है वो क्या निकल कर आएगा? 1 2 3 4, जो कि सही ऑप्शन बैठाता है कौन सा? सी। तो सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा गया है कि दारासिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो आपको पता होना चाहिए दारासिको जो है वो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और कहीं ना कहीं चारों भाइयों में सबसे योग्य और सबसे लिबरल था। तो अधिकांश जनता उसी को राजा बनने के लिए देख रही थी, लेकिन ऐसे में एंट्री होती है औरंगजेब की, जो तीसरा बड़ा बेटा था, और वो अपने तीनों भाइयों को मारकर, जिसमें इंक्लूडेड है कौन? दारासिको, गद्दी पर कब्जा करता है। दारासिको जब उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित था दिल्ली में, उस समय शाहजहां के अधीन उसने कई ऐसी रचनाएं लिखी थी जिसके चलते उसको दूसरा अकबर या लघु अकबर भी कहा गया। इसी क्रम में अगर आप देखें तो उसने उपनिषद कौन है? जो भारत के वैदिक दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं, उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। यहाँ पर जो उसने टाइटल इसके लिए यूज किया उपनिषदों के लिए, वो था सिर ए अकबर। क्या नाम था? सिर ए अकबर। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? डी होगा। अल फिहरिस्त, किताब उल बयां या फिर मज्म उल बहरीन इसका सही उत्तर नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सिर ए अकबर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दूसरा अकबर या लघु अकबर, तो यहाँ पर सिर ए अकबर इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका एक बार फिर से फैक्चुअल है, जहां पर आपसे कहा गया है औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध जो अपने पिता हैं यानी औरंगजेब की स्थिति दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब के पुत्रों की बात की जाए, सबसे बड़ा बेटा जो उनका था उसका नाम अकबर था। और यहाँ पर अकबर के बारे में एक अलग पूरी कहानी है। 1581 के समय, ये वो समय था जब अकबर यानी जो औरंगजेब का बेटा है उसकी बात हो रही है, वो अपने ही पिता की जो नीतियां हैं राजपूतों के अगेंस्ट युद्ध करना, उससे काफी परेशान था और वो एक लिबरल टाइप का शासक था। तो ऐसे में उसने अपने पिता का विरोध किया और अंततः राजपूतों के साथ ही हाथ मिला लिया। और इस हाथ मिलाने के क्रम में कहीं ना कहीं मेवाड़ और मारवाड़ जो सबसे बड़ी रियासतें थी राजपूताना की, इन दोनों रियासतों के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास, इन दोनों ने खुले आम अकबर का समर्थन किया और इन्हीं की शय पर ये मेवाड़ चले गए अकबर। और पीछे पीछे फिर जब औरंगजेब आए तो दुर्गादास ने कैसे भी करके अकबर को संभाजी के दरबार में पहुंचा दिया और वहां से अकबर जो है वो फारस भाग गया और अंततः औरंगजेब की मृत्यु के समय ही उसकी भी मृत्यु फारस में हो गई। तो ये सबसे बड़ा बेटा था। बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका नाम आप सुनते हैं मुअज्जम, वो इसका दूसरा बड़ा बेटा था। तो अगर अकबर रहता तो शायद जो अगला मुगल बादशाह वही बनता, लेकिन उसने अपने पिता की जो नीतियां हैं उसका विरोध किया और उसके चलते उसको विद्रोह करना पड़ा और अंततः जो है उसकी रियासत छोड़कर उसे भागना पड़ा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि औरंगजेब, यहाँ पर अगर देखें तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, यूपी लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था उन 2 राज्यों के नाम क्या है, ये आपको बताने हैं। तो औरंगजेब और दक्षिण भारत दोनों का संबंध औरंगजेब के शासनकाल से पहले से था। शाहजहां ने अपने अलग अलग बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा था और इस क्रम में शाहजहां ने औरंगजेब को एक समय के लिए दक्षिण का गवर्नर बनाया था और यहाँ पर उसने एक लंबे समय तक रहा था वो। और जो 2 रियासतें हैं वो हैं बीजापुर और गोलकुंडा, और इनको लगभग इसने समाप्त कर दिया। लेकिन अंततः जो है दाराशिको और शाहजहां के आदेश के बाद उसने इनको छोड़ा
और फिर उसे बाद में कहीं और नियुक्त किया गया। इसके बाद जब वो शासन करने बैठा, गद्दी पर बैठा, तो इसके पश्चात 1686 और 87 में इन 2 वर्षों में उसने दक्षिण का अभियान किया और इन 2 रियासतों को वो जो काम जो पहले नहीं कर सका था, उसने दोबारा किया और इनको फिर से जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर सही प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सी होगा, बीजापुर और गोलकुंडा। ये है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये था आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप काफी नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।